हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी उससे ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले 12 सितंबर 2021 के हिंदू न्यूज़पेपर को। दोस्तों आप इसकी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप सीधा हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर टाइप करिए इकोनॉमिक्स ईजी, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उस पर हम सारे के सारे नोट्स और जो न्यूज़पेपर की पीडीएफ फाइल होते हैं वो वहाँ पर अपलोड कर देते हैं। देखिए दोस्तों, आज क्योंकि संडे है तो हमारे बिजनेस सेक्शन पे कोई ज़्यादा खास न्यूज़ नहीं आएगी। ठीक है, चलो यहाँ पर एक न्यूज़ आ रही है, गुजरात चीफ मिनिस्टर रिज़ाइन। और ये ऐसा हुआ है कि एक साल के अंदर चौथे चीफ मिनिस्टर है गुजरात के जिन्होंने रेजिग्नेशन लेटर दिए हैं। तो मतलब अभी रीज़न नहीं समझ पा रही कि क्यों जो सीएम लोग हैं वो बार बार रिज़ाइन कर रहे हैं। कहा ही जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो प्रेशराइज किया जाता है, या जो भी रीज़न है। अभी हमें रीज़न से मतलब नहीं है, और ना ही ये न्यूज़ हमारे एग्जाम से प्रोस्पेक्टिव इतना ज़्यादा रखता है। बस थोड़ा सा था तो मैंने सोचा आपको बता दूं इस बारे में। यहाँ पर एक न्यूज़ आ रही है, यूनिटी द सेंटर लेसन फ्रॉम 9/11 अटैक सेज यूएस प्रेसिडेंट। अब देखो, आप जानते हो कि कल की डेट में जो 9/11 था वो एक हिस्टोरिकल डेट थी, जिसके अंदर अराउंड 2900 पीपल्स मारे गए थे यूएस के। मतलब राउंड फिगर अगर हम करें तो 3000 लोग इसके अंदर मारे गए थे। और ये यूएस के अंदर पहला और आखिरी एक ऐसा आप कह सकते हो एक ऐसी विक्टिम थी, एक ऐसी पेंडेमिक थी जिसके अंदर इतने ज़्यादा लोगों की डेथ हुई। और इसके पीछे के कई सारे रीजंस बताए जा रहे हैं। एक काम करते हैं, इसको ना पूरा हम कवर कर लेते हैं। इसके अंदर ना ये तीन जगह आज के न्यूज़पेपर में 9/11 के अटैक को तीन जगहों पर कवर किया हुआ है। तो मैंने अपने नोट्स बनाए हुए, उन सब चीज़ों को पढ़ते कि आखिर इनके पीछे रीज़न क्या था 9/11 अटैक के पीछे। चलिए तो नोट्स के ऊपर अभी हम चलते हैं। ये रहा 9/11 अटैक। देखो यहाँ पे 9/11 अटैक जो है, इससे अब इसके पीछे की रीज़न जानो। पहले तो ये हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है या नहीं। यस बिल्कुल है, जीएस पेपर नंबर 2, जिसमें इंडिया और उसके नेबरिंगहुड की जो रिलेशनशिप्स हैं उसके बारे में यहाँ पर बात की जाती है। देखो क्या था कि जैसे आखिर में अफगानिस्तान पे तालिबानी का कैप्चर हो गया ना, ठीक इसी तरह 1996 में अफगानिस्तान में तालिबान लोग आए। ठीक है, और उन्होंने 2001 तक उस पर राज किया। फिर इन्होंने क्या किया, तालिबानी ग्रुप के जो अलकरे लश्कर अलकरे करके जो इनका एक ग्रुप है, इसके जो हेड है ओसामा बिन लादेन, इन्होंने क्या किया, यूएस के ऊपर बमबारी की। बमबारी क्या की, इन्होंने प्लेन को हाईजैक किया और जो उनका जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है, जिसको ट्विंस बिल्डिंग भी बोलते हैं, दो बड़े बड़े टावर हैं, उनके ऊपर एरोप्लेन से अटैक करवाया। एक तरह से आप कह सकते हो एरोप्लेन को सीधा हिट करवाया उस बिल्डिंग से, और एरोप्लेन बिल्कुल आर पार निकल गया। जिसके अंदर काम करने वाले कई सारे लोग थे जिनकी डेथ हो गई। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 20 साल पहले उन्होंने 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के अंदर टेररिस्ट अटैक किया, जिसके अंदर कुल 3000 लोग जो हैं वो मारे गए। और ये पता लगाया गया, उन्होंने पूरी रिसर्च टीम बैठा ली यूएस के जॉर्ज बुश ने। और उन्होंने देखा कि ओसामा बिन लादेन जो है वो जो अलकदे लश्कायदा जो इनका एक ग्रुप है तो उसको लीड कर रहे थे। और पता चला सेम जो पर्सन है, जो ओसामा बिन लादेन है, वो इसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। और उस दिन से लेकर 9/11 जब से अटैक हुआ है, तुरंत यूएस की आर्मी डिप्लॉय कर दी गई थी अफगानिस्तान के अंदर, ताकि इस टाइप के अटैक दोबारा देखने के लिए ना मिले। और जैसी आर्मी डिप्लॉय की गई तो जो तालिबानी लोग हैं उनको वहाँ से भगा दिया गया। और बाकायदा इस पिछले 20 सालों से वहाँ पर सरकारें चलाई गई, सारा यूएस ने संभाला, इवन अपनी आर्मी उनको दी, इवन खूब सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा भी लगाया, तब जाके अफगानिस्तान को थोड़ा हम सुधार पाए। लेकिन जैसे ही सन 2021 के अंदर 31 अगस्त 2021 के अंदर जैसे ही इन लोगों ने विड्रॉ किया, तुरंत तालिबानी लोग दोबारा से यहाँ पर कैप्चर हो जाते हैं। तो क्योंकि कल क्या था ना कि 9/11 अटैक की जो है 20वीं साल थी, तो यहाँ पर इसलिए इस न्यूज़ को यहाँ पर कवर किया गया है। और मैं आपको बता दूँ, ये बहुत ही मतलब एक बहुत बड़ा यूएस के लिए एक झटका था, क्योंकि इसके अंदर अराउंड 3000 लोग मारे गए थे। देखो मैं आपको ना फोटोग्राफ के अंदर दिखाता हूँ कि वो किस तरह से था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक मिनट दोस्तों, ये देखिए, ये 9/11 अटैक है। और ये पहला ऐसा डेडलिस्ट टेररिस्ट अटैक था यूएसए के अंदर जो 2001 के अंदर हुआ था। और 4 यूएस पैसेंजर एयरप्लेन को हाईजैक किया था। और किसने किया था, लश्कर तैयबा, जो मैंने अभी आपको बताया। और इसके अंदर 2977 यानी राउंड फिगर करे तो 3000 लोग मारे गए थे, और 25,000 लोग इसमें इंजर्ड हो गए थे। क्योंकि जब इतनी ऊंची बिल्डिंग से कोई चीज़ गिरेगी और डस्ट पार्टिकल गिरेंगे, ईंट पत्थर गिरेंगे, तो नीचे जो ट्रेड सेंटर था वो भी अफेक्ट हुए इससे। और ट्रेड सेंटर के अंदर जो लोग काम कर रहे थे वो तो खैर अफेक्ट हुए। और कहा जाता है कि इसमें $10 बिलियन का इसमें प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ, और प्लेन को हाईजैक किया गया, वो अलग किया गया। तो ये कोई छोटी मोटी न्यूज़ नहीं है, बहुत बड़ी न्यूज़ है जो इन्होंने तालिबानी ग्रुप ने अमेरिका के साथ किया। तो बताओ, आपको ये सारी चीज़ समझ आ गई है।
ठीक है, यही सारी चीज़ लिखी जो मैंने अभी आपको बताया ना, यही सारी चीज़ें इसमें नोट्स के अंदर भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपको ये वाली चीज़ जो है बिल्कुल समझ आ गई होगी। तो अब मैं इसको बार बार कवर नहीं करूँगा, आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब आप जानते हो जब भी कोई एनिवर्सरी होती है तो 20th एनिवर्सरी को इन्होंने क्या किया, उस पल को याद किया और उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी जिन लोगों ने अपनी जान उस 9/11 अटैक के ऊपर गंवाई। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे ये थोड़ी लोकल लेवल की न्यूज़ है, बट मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि आपको ना थोड़ा सा एनवायरनमेंट को लेकर चीज़ें समझनी चाहिए। देखो, अब जानते हैं कल की डेट में दिल्ली के अंदर बारिश हुई, ठीक है, और वो बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि दिल्ली जैसे शहर में पानी भरा हुआ देखने के लिए मिला। और ये कोई नई बात नहीं है, जब भी बरसात होती है, चाहे वो एक दिन हो, अगर वो लगातार बरसात होकर आएगी तो आप ये मान के चलो कि दिल्ली की रोड्स नहीं लगती, बल्कि ऐसा लगता है किसी नदी में आ गया हो। मतलब इतना ज़्यादा पानी भर जाता है क्योंकि आज तक दिल्ली के अंदर वाटर हार्वेस्ट को लेकर चीज़ें नहीं की जा रही हैं, जिसके बारे में एक बहुत बड़ा इशू कहा जा रहा है। अब ये देख के चलो, भारत की जो कैपिटल है उसका ये हाल है, तो हम बाकी राज्यों से क्या उम्मीद लगा के चल सकते हैं। तो इस बात को लेकर बोला जा रहा है कि फ्यूचर में कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लाएंगे वाटर मैनेजमेंट के, जिसके चलते इन सब चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक लेडी बैठी हुई है अपने घर के अंदर, और देखिए किस तरह से इसके घर में पूरे में पानी भरा हुआ है। और ये सिर्फ इस घर की नहीं है दोस्तों, मैं बताऊँ कल हमारे यहाँ भी पानी बरसा था, तो हमारी गली में भी इतना पानी भर गया था कि जिनके नीचे नीचे घर है उन सभी के घरों में पानी चला गया था। और जैसे ये फोटोग्राफ दिखा रहे हैं, इससे भी भयंकर सिचुएशन थी हमारे यहाँ पर। तो मतलब मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि हाँ, दिल्ली के अंदर कितनी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन चल रही है। तो इस बात को लेकर सेंटर भी बोलती है कि दिल्ली गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कुछ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को यूज़ करना चाहिए, जिससे वाटर को इस तरह से हार्वेस्ट किया जाए, इस तरह से डिकम्पोज किया जाए कि पानी जो भरने वाली चीज़ें हैं इसको अवॉइड किया जा सके। क्योंकि इससे ना नेशनल टेरिटरी जो है वो हमारी ख़राब हो जाती है। पानी भरेगी तो रोड जो है वो टूटनी शुरू हो जाएगी, डामर रोड जो है वो बिखरनी शुरू हो जाएगी। तो मतलब कई सारे रीजंस होते हैं जिनको अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें न्यूज़ उसी को लेकर कवर की गई हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे ये थोड़ा आपका एडवर्टाइजमेंट वाला पार्ट है क्या। अब यहाँ पर आता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि हमारे सीवी रमना है, सॉरी एनवी रमना। इन्होंने कंसर्न बताया कि जो क्रिमिनल केसेस हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और जिस पर लिटिगेशन इतनी आसानी से नहीं मिल पा रही है। मतलब देखा गया 1,83,000 1,83,000 लैक्स जो क्रिमिनल केसेस हैं वो अभी भी पेंडिंग पड़े हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर। अब इसको लेकर जो एनवी रमना है उन्होंने बहुत बड़ा कंसर्न जताया, और उन्होंने कहा आखिर ऐसा हो क्यों रहा है कि इतने टाइम से जो केसेस हैं वो पेंडिंग चल रहे हैं, इनका जल्दी से रिजोल्यूशन क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि देखो, फ्रेश केस तो तभी आएंगे ना जब पुराने केसेस को आप उनको निपटारा करोगे। तो अब इसके पीछे रीज़न जाना इन्होंने, तो रीज़न क्या निकला मैं आपको बताता हूँ। रीज़न की एक पूरी इन्होंने रिपोर्ट बनाई है जिस वजह से ये सारे पेंडिंग केसेस चल रहे हैं। इन्होंने कहा जो जुडिशियल सिस्टम है इंडिया का वो बहुत ज़्यादा वीक है। इंडिया की बात करते हैं, खाली मैं इलाहाबाद की बात नहीं कर रहा, मैं इंडिया की ही बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ये देखा गया है जुडिशियल सिस्टम के अंदर कि पहली बात तो जो वैकेंसीज़ हैं, जो जजेस की वैकेंसीज़ हैं वो पूरी तरीके से नहीं करवाई जा रही हैं। मतलब जिन जजेस के अगर मान लो 10 जजेस का पैनल चाहिए तो वहाँ पर 2 ही जजेस काम कर रहे हैं। तो 8 जजेस ना होने के चलते उन्हीं 2 जजेस के ऊपर जो बर्डन है वो बढ़ गया है, और बर्डन बढ़ने के चक्कर में तारीख पे तारीख मिलती रहती है, और इसी वजह से जो पेंडिंग केसेस है वो पेंडिंग ही रहते हैं। और ये कहा जाता है कि जो एवरेज वेटेज है कोर्ट के अंदर वो 10 साल, मतलब अगर हम बात करें लोअर कोर्ट में तो यहाँ पर 10 साल तक लग जाते हैं पेंडिंग केसेस के अंदर। और अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो 2 से 5 साल, जब फास्ट ट्रैक कोर्ट चलती हैं तो भी 2 से 5 साल इसमें केस सुनवाई होने में लग जाता है। अब आप खुद सोचो, जो निर्भया केस हुआ था दिल्ली के अंदर, उस दिल्ली के कितना ज़्यादा मीडिया ने उसको कवर किया था, तब जाके 7 साल लग गए थे। सोच के देखो, तब जाके भी 7 साल लग गए थे ये जानने में क्या वो एक्यूज जो चारों लोग हैं वो निर्दोष हैं या दोषी हैं। 7 साल लग गए जब मीडिया का इतना बड़ा कंट्रोल था। तो आप उम्मीद लगा सकते हो बहुत से ऐसे केसेस जिनमें मीडिया का कहीं कोई अता पता नहीं है, तो उन केसेस का कितना बुरा हाल होता होगा। तो इस बात को लेकर वही चीज़ निकल के आती है कि जो वैकेंसीज हैं कोर्ट में जजेस की वो पूरी तरीके से नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुअर स्टेट ऑफ सबऑर्डिनेट जुडिशरी। देखो क्या होता है ना कि अगर आप वर्किंग कंडीशन को नहीं सुधारोगे कोर्ट की, तो कोर्ट में पेंडिंग केसेस तो चलते रहेंगे। जुडिशली सिस्टम को सुधारने का मतलब क्या है कि पहली बात तो जो कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसको बिल्डअप करो, ताकि हम चीज़ों को थोड़ा ऑनलाइन वे में करें, ऑफलाइन तरीका थोड़ा कम से कम करें, ऑनलाइन वे में चीज़ों को करें, जिससे जल्दी जल्दी उस केस का क्या हो पाए, निपटारा हो, डिजिटली उसको कर दिया जाए। अभी देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत ज़्यादा हम पीछे चल रहे हैं। और अगर हम देखें ना तो हमारा जो बजट आता है उस बजट के अंदर जुडिशली में सिर्फ
जीडीपी का सिर्फ 0.08% या 0.09% ही खर्च किया जाता है। और देखा गया कि सबसे जो बड़ी टॉप 4 कंट्रीज है जहाँ पर बजटरी पर सबसे कम पैसा खर्च किया जाता है वो है जापान, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया और आइसलैंड। मैं तो कहूँगा इंडिया भी है, क्योंकि इंडिया भी अपनी जीडीपी का सिर्फ 1% से भी कम पैसा कोर्ट के ऊपर खर्च करते हैं, जबकि कोर्ट के ऊपर खूब खर्च करना चाहिए। बिकॉज कोर्ट न्यायालय है, वहाँ पर अगर न्याय की सुविधा ही हमें नहीं मिलेगी तो जितने भी लिटिगेशन है वो तो पेंडिंग ही रहेंगे। तो ये यहाँ पर बात बोलेगी, ठीक है। यही सारी चीज़ें आप यहाँ पर पूरा देख सकते हैं। अनएडिक्वेट बजटिंग होती है यहाँ पर, काफ़ी लंबे समय से वैकेंसीज को फिल नहीं किया गया, तो इन्हीं सब रीज़न के चलते इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर क्या है, क्रिमिनल केसेस 1,43,000 पेंडिंग पड़े हुए हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक न्यूज़ है, मजिस्ट्रेट कांट एक्सटेंड प्रोब यूएपीए सुप्रीम कोर्ट। अभी यूएपीए क्या है दोस्तों? यूएपीए का मतलब होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। अभी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के लिए क्या बोला गया? देखो, हर एक्ट में ना कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे ये यूएपीए एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर आपके पास कोई केस आएगा तो आपको इसको जो है एक प्रेस्क्राइब्ड टाइम दिया जाएगा, उसके अंदर इसको निपटाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड से ज़्यादा टाइम लेते हो तो ये चीज़ गलत है। अब मैं आपको बताता हूँ वो प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट क्या है। देखो यहाँ पर न्यूज़ के अंदर भी दे रखा हो, वो प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट कितना है, 90 डेज। अगर कोई ऐसा यूएपीए का केस आता है तो 90 दिन के अंदर उसका निपटारा हो जाना चाहिए। लेकिन कई ऐसे हाई कोर्ट हैं जो क्या करते हैं, उसको 100 दिन एक्सटेंड कर देते हैं। कुछ हाई कोर्ट तो उसको 180 दिन तक भी एक्सटेंड कर देती है। तो वही यहाँ पर कहा गया कि जब आपको 90 डेज बोला गया है तो आप इस डेट को क्यों बढ़ाते हो? आप 90 डेज के अंदर इसका रेजोल्यूशन दो ना। तो यूएपीए को लेकर यही बोला गया कि आप अपनी जो डेट्स हैं उनको नहीं बढ़ाओगे, बल्कि 90 दिन के अंदर इसका पूरा निपटारा करके दे दोगे। खैर, ये इतना ज़्यादा खास न्यूज़ नहीं था, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा डिस्कशन यहाँ पर नहीं किया है। इसके बाद अगर हम आगे चलेंगे यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं अफगान सॉइल मस्ट नॉट बी नीडेड फॉर टेरर। क्या मतलब है इसका? अच्छा, मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले बताया था ना कि जो हमारे अभी एक मीटिंग होने वाली है, ये मीटिंग कल हुई है, जिसके अंदर यूएस के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलिया के भी डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर दोनों मिले, 2+2 मीटिंग बोला गया था इसको। ये दोनों मिलते हैं और कल ये डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ये अपने जो रिलेशन है उनको बिल्ड करेंगे, और अफगान को लेकर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जा रहा है तो इसे कैसे मिटिगेट किया जाए, इन सब बातों को लेकर यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। और इस तरह से डिस्कशन किया गया है कि दोनों के लिए ये फ्रूटफुल साबित हो। और खास तौर पर इन्होंने जो सबसे ज़्यादा फोकस किया है वो इंडो पैसिफिक रीजन को किया है। अब मैं आपको ना इंडो पैसिफिक रीजन दिखाता हूँ। ये इंडो पैसिफिक रीजन आपका कहाँ पड़ता है? तो आपका इंडो पैसिफिक रीजन जो है, आप ये देखिए, ये भारत है और ये नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, और ये हमारा इंडिया है। तो यहाँ पर जो सी आप देख रहे हो, तो ये भारत के नीचे वाला ये सी इंडो है, और इधर वाला जो सी ये पैसिफिक है। दोनों को मिला दिया क्या बन गया? इंडो पैसिफिक रीजन बन गया। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और जो इंडिया है, इनकी जो 2+2 मीटिंग हुई, इसके अंदर इन्होंने सबसे पहले तो तालिबानी को लेकर बात बोली है कि किस तरह से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को कम किया जा सके और उनके कंट्रोल को रिमूव किया जा सके। और दूसरा इशू इन्होंने उठाया इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर, क्योंकि चाइना बार बार इंडो पैसिफिक रीजन को अपना रीजन बताने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर ये सारी बातें यहाँ पर की गई हैं। और ये देखिए फोटोग्राफ आप देख सकते हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो है, यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हमारे एस जयशंकराचार्य, ठीक है। चलो, इसके बाद आप राइट साइड देखिए, इंडिया वैल्यू फॉर ऑफर सोल्यूशन फॉर ग्लोबल टेरर से पीएम। अब क्या हुआ था ना कि कल जो है, वैसे कल तो 9/11 था, लेकिन जो हमारे वो है यहाँ पर प्रधानमंत्री जो है वो स्पीच देते हुए ये कहते हैं कि जो 9/11 अटैक जैसे यूएस के अंदर हुआ था, ये अटैक कभी किसी भी उसको देखने के लिए ना मिले, किसी भी कंट्री को देखने के लिए ना मिले, क्योंकि बहुत ही मतलब एक तो शर्मिंदा वाली बात है। और उससे बड़ी बात कि यहाँ पर जो है जो ह्यूमन की जो एक होती है ना डिग्निटी होती है, एक देश की डिग्निटी होती है, उसको इन सब चीज़ों से अफेक्ट पड़ता है। यानी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होती है जो 9/11 अटैक यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो इस बात को लेकर पीएम मोदी ने एड्रेस किया और ये बोला कि शांति हमेशा बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी काम वॉर से नहीं हो सकता था। पहले पता है क्या फिलॉसफी चलती थी? पहले फिलॉसफी चलती थी कि अगर आपको अपने आप को बलवान दिखाना है तो वॉर में जीत कर दिखाओ। लेकिन यार कोई भी कंट्री चाहे वॉर में जीते या हारे, जीतने वाली भी कंट्री वॉर करने के बाद कोई खासा ही अच्छी नहीं रहती, क्योंकि देखो नुकसान दोनों साइड से होता है। बस फर्क इतना होता है, कहीं नुकसान कम होता है तो कहीं नुकसान ज़्यादा होता है, बट लॉस तो होता ही होता है। तो वहीं यहाँ पर पीएम मोदी ने एड्रेस किया कि ग्लोबल इशू को लेकर टेरर को पूरी तरह से रिमूव करना चाहिए, कि जैसे 9/11 अटैक हुआ वो कभी भी किसी भी कंट्री पर इस टाइप का अटैक देखने के लिए ना मिले, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद जी के कई सारी फिलॉसफी इन्होंने वहाँ पर बोली कि हाँ, उनकी दिए हुए पगडंडों पर हमें चलना चाहिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, ये वाला आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूएस क्लाइमेट इन्वो कैरी टू विजिट इंडिया नेक्स्ट वीक फॉर टॉक।
अभी जॉन कैरी, आपने इनके बारे में कई बार सुना होगा, जॉन कैरी जो है ये इंडिया में आएंगे और इंडिया में आके ये क्लाइमेट इशू को लेकर बातें करने वाले हैं। सर ये क्लाइमेट इशू को लेकर बात करने वाले का क्या मतलब है, चलो मैं आपको बताता हूँ। क्या है कि क्लाइमेट इशू आज के डेट में एक बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है, क्योंकि हर कंट्री के अगर एक कार्बन एम्बिशन दबा के करे अपने प्रोडक्शन यूनिट को बढ़ाने के लिए। देखो जब भी प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो अल्टीमेटली क्या होता है कि उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है, कार्बन का एम्बिशन होता है जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। अब जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है, यूएस ले लो, चाइना ले लो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो दबा के क्या करें, प्रोडक्शन करें ताकि उनकी जीडीपी बढ़ जाए, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमारी एनवायर पर नेगेटिव पड़ता है। तो अब इसके अंदर क्या था, एक पेरिस एग्रीमेंट किया गया था। पेरिस एग्रीमेंट के अंदर जो मीटिंग होती है उसको बोलते हैं कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी। तो ऐसे करके 1 2 3 4 5 से कई सारी मीटिंग हुई। अभी लेटेस्ट जो मीटिंग होने वाली है वो COP26 होने वाली है। और COP26 में ये चाहते हैं कि इंडिया और यूएसए ये मिलकर क्या करें, 2050 तक या 2030 तक का एक एग्रीमेंट साइन करें। वैसे ऑलरेडी किया हुआ है, जिसके अंदर कार्बन एम्बिशन हम 0% करके दिखाएंगे। लेकिन अभी जिस हिसाब के हालात चल रहे हैं, जिस हिसाब से इंडस्ट्रीज चल रही हैं, उस हिसाब से कहीं भी इस एग्रीमेंट का कोई भी बातें पॉजिटिव होती नज़र नहीं आ रही, सब नेगेटिव बात निकल के आ रही है। मतलब कि हमारा कार्बन एमिशन पहले के मुकाबले और ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस बात को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। और जो यूएस के क्लाइमेट जो जॉन कैरी हैं, ये इंडिया में नेक्स्ट वीक विजिट करने वाले हैं और ये COP26 के रिगार्डिंग कुछ बात करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर से और जो बाकी रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है उनसे, कि किस तरह से हम कार्बन एमिशन को जो है वो रिड्यूस करें। क्योंकि अगर हमने इसको रिड्यूस नहीं किया तो ग्लोबल वार्मिंग, हाई टेम्परेचर, इस टाइप की सिचुएशन भारत में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में देखने के लिए मिले, क्योंकि एनवायरनमेंट कभी किसी एक का नहीं होता, वो सभी का होता है। ठीक है, चलिए, तो ये एक बात थी यहाँ पर। इसके बाद हम और आगे चलते हैं। यहाँ पर ये भी कोई खास नहीं है, यहाँ पर ये छोटी सी बात बोली गई कि एक हाथियों का झुंड है जिसको प्रिजर्व किया जा रहा है एक पार्क के अंदर। ठीक है, तो मुझे कुछ ये खास नहीं लगा, इसलिए मैं इसको ज़्यादा कवर नहीं करूँगा। यहाँ पर देखिए, ये यूएस के 9/11 अटैक के बारे में बोला गया, जो मैंने भी आपसे डिस्कस किया था और कहा था ना कि 3 जगह ये आज के न्यूज़पेपर में दे रखा है। तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा कुछ खास कवर नहीं करने वाला अब। कंपटीशन शुड नॉट लीड टू कन्फ्लिक्ट। अब क्या है, यूएस के प्रेसिडेंट जो हमारे जॉय बाइडन है और जो ये जिनपिंग आप देख रहे हैं चाइना के प्रेसिडेंट, इन दोनों ने मिलकर क्या बोला है कि जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हैं हम उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि दो कंट्री में कन्फ्लिक्ट होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती, इससे हमारी कंपटीशन पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर यही बोला गया है इन दोनों के द्वारा कि अब हम एक ऐसा पीस इस्टेब्लिशमेंट करके चलें कि हर इकॉनमी का ग्रोथ हो पाए और कंपटीशन को एक पॉजिटिव वे मिल पाए। दोस्तों आप मुझे एक बात बताओगे कि चाइना जो है वो कौन से पांच कंट्रियों के साथ शामिल है जो एक एग्रीमेंट के थ्रू बनाई, जिसमें इंडिया भी उसका एक पार्ट है। वो कौन सा एग्रीमेंट है, आप उस एग्रीमेंट का नाम बताना, ठीक है, जिसमें चाइना और बाकी 4 कंट्री यानी टोटल 5 कंट्रियां शामिल है, उस एग्रीमेंट का क्या नाम है। ठीक है, चलो इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब 3 आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज विल द न्यू स्कीम हेल्प टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब देखो क्या है, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो, इससे बोलते हैं पीएलआई स्कीम। पीएलआई मतलब होता है प्रायोरिटी लैंडिंग इंसेंटिव स्कीम। अब इसके अंदर क्या होता है, एक मिनट देखो, पीएलआई स्कीम के अंदर क्या बोला जाता है कि गवर्नमेंट ये चाहती है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम होती है। गवर्नमेंट ये कहती है कि हमें ना एक्सपोर्ट दबा के करना है। अब एक्सपोर्ट दबा के करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें रॉ मटेरियल लेना पड़ता है। अब रॉ मटेरियल के लिए कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो रॉ मटेरियल नहीं बनाकर फिनिश गुड्स बनाने का काम करती है। अगर हर इंडस्ट्री फिनिश गुड्स बनाएगी तो रॉ मटेरियल कौन बनाएगा। तो इस बात को इनकरेज करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ को इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट से कि जो कोई भी इंडस्ट्रीज़ हमारी बताई हुई इंडस्ट्रीज़ के अकॉर्डिंग अपनी इंडस्ट्रीज़ को ओपन करता है तो हमें उसे कई टाइप के इंसेंटिव देंगे। लाइक जैसे इनकम टैक्स में थोड़ी छूट दे देंगे, इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट कमा रहे हैं उस पर इनकम टैक्स लगाना थोड़ा कम कर देंगे, और कई टाइप के जो लोन के प्रोसीजर होते हैं उनको सिंप्लीफाई कर देंगे, सेल्फ सर्टिफिकेशन दे देंगे, वन विंडो क्लियरेंस दे देंगे। इस टाइप के हम आपको कई सारी इंसेंटिव दे देंगे जिसकी वजह से आप अपने काम को अच्छे से कर पाओगे। देखो बेसिकली गवर्नमेंट क्या चाहती है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए अगर कोई माल का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करनी है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, और रॉ मटेरियल बनाने वाली कंपनी को भी क्या दिया जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा। ये कौन बोलता है, पीएलआई स्कीम बोलती है। यानी फिर पीएलआई की फुल फॉर्म मैंने भी आपको बताई थी, क्या बताई थी बताओ, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, और सितंबर 8 को जो टेक्सटाइल मिनिस्टर उन्होंने सजेस्ट किया कि आने वाले टाइम के अंदर हम 10,683 मतलब 10,683 करोड़ रुपए पीएलआई स्कीम के अंदर लगाएंगे, जिसकी वजह से जो है इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा पहुंचेगा, अल्टीमेटली एक्सपोर्ट को क्या पहुंचेगा, बूस्टअप पहुंचेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया। अच्छा, पीएलआई के बारे में मैंने नोट्स भी बनाए हुए, अगर आप देखना चाहते हो, ये देखो, ये मैंने नोट्स भी बना रखे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो
पीएलआई के बारे में यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि पीएलआई हमारे जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर नंबर 3 के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ने अप्रूव कर दिया पीएलआई स्कीम को, और ये कहा गया कि आगे आने वाले जो बजट है 2021-22 उसके अंदर भी हम क्या करेंगे, इसके लिए 1,97,000 करोड़ का इसमें जो है इंसेंटिव प्लान बनाएंगे। और पीएलआई स्कीम क्या होती है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्टअप करने के लिए, ताकि इंपोर्ट कम से कम करें और हम एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें। इस चीज़ को इनिशिएट करने के लिए ये पीएलआई स्कीम को यहाँ पर बनाया गया, और कहा गया कि फॉरेन कंपनियों को जो अपनी शॉप्स है वो इंडिया में सेटअप करनी चाहिए और इंडिया को बाहर नहीं जाना चाहिए। जो भी माल खरीदना है आप मेड इन इंडिया वाला खरीदो, और इस चीज़ को लेकर उन्होंने कई सारे इंसेंटिव प्लान यहाँ पर बना रखे हैं, और ये फीचर दे रखे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के। तो थोड़ा सा आप इसको पढ़ोगे तो आपको सारी की सारी बातें समझ आ रही हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, ये था आपका पीएलआई। इसके बाद अगली न्यूज़, अगला आर्टिकल आता है, व्हाट इज़ द न्यू फ्रेमवर्क ऑफ शेयर फाइनेंशियल डेटा। अब ये शेयर फाइनेंशियल डेटा का मतलब क्या है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने अपने 5 अकाउंट खुलवा रखे हैं, और मैं पीएनबी बैंक के पास जाके बोलता हूँ मुझे लोन दे दो, तो वो मेरा क्या करेंगे, वो सिविल स्कोर चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले वो मेरी ट्रांजेक्शन्स को चेक करेंगे, क्या मेरी रेगुलरली सैलरी अकाउंट में आती है या नहीं आती है, या किस हिसाब का मेरा बैंक स्टेटमेंट है। तो वो चाहें तो सिर्फ मेरा एक अकाउंट नहीं, बल्कि उससे लिंक्ड बाकी जो अकाउंट, जैसे मेरे एसबीआई में, एचडीएफसी में, आईसीआईसी बैंक में, हर अकाउंट को वो लिंक कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं बाकी अकाउंट में क्या एक्टिविटी चल रही है और क्या नहीं। मतलब बड़ा सिंपल सा है, मैं एसबीआई बैंक में जाता हूँ लोन लेने के लिए, तो एसबीआई बैंक सिर्फ एसबीआई की पासबुक तो नहीं देखेगी, वो तो अपनी देख ही लेगी, लेकिन वो बाकी बैंकों में भी पासबुक मेरी देख सकती है, मेरी ट्रांजैक्शन को देख सकती है। क्यों? क्योंकि अब हमने सिस्टम को इंटीग्रेट कर दिया है, यानी जोड़ दिया है। तो ये नया फ्रेमवर्क जो है लिंक्ड वाला, क्या ये खासकर साबित होगा, मतलब लोगों के लिए ये क्या पॉजिटिव वे लेकर आएगा या नहीं लेकर आएगा, ये आर्टिकल पूरा उसी चीज़ पर दे रखा है। मेरे हिसाब से तो ये स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है कि अगर आप एक बैंक के पास जाते हो तो आपको आपकी इन्फॉर्मेशन बिना आपके बताए बाकी बैंकों की भी जो है वो यहाँ पर मिल जाती है, जिस वजह से आपका एक सिविल स्कोर निकाल पाना बहुत आसान काम यहाँ पर हो जाता है। और यहाँ पर बात बोलिए कि जो निम्फा वायरस है, मैंने आपको याद होगा ये इसको पहले भी कनेक्ट करवाया था। निम्फा वायरस क्या होता है कि एक ऐसा वायरस है जो कि केरला के अंदर पाया गया, जिसके अंदर 12 साल की एक बच्चे की डेथ भी हो गई थी। ये देखो मैंने इसके लिए नोट्स बनाया हुआ, तो आप उस नोट्स में से पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। ये रहा निम्फा वायरस, जीएस पेपर नंबर 2 के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्फा वायरस क्या है, एक जेनोटिक वायरस है जो कि एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है, और फिर ये ह्यूमन से बाकी ह्यूमन में भी क्या होने लगता है, ट्रांसमिट होने लगता है। ये वायरस जो है वो सबसे पहले मलेशिया में देखने के लिए मिला था, सब 1998 के अंदर इसका पहला केस आया था, और फिर ये सिंगापुर में 1999 को देखने के लिए मिला। और ये कहाँ से होता है, जैसे जो डोमेस्टिक पिग्स होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है, डॉग्स के अंदर, कैट के अंदर, गॉट, हॉर्स, शीप, इनके अंदर पाया जाता है, और इनमें और खासतौर पर बैट्स के अंदर, जो फ्रूट बैट्स होते हैं या फ्लाइंग बॉक्स फॉक्सेस बोलते हैं, जो हमारे चमगादड़ होते हैं, इनके अंदर पाया जाता है। और ये सारी चीज़ें उनके यूरिन में पाई जाती हैं, सलाइवा में पाई जाती है, बर्थ फ्लूइड के अंदर पाई जाती है। इससे क्या होता है, ये वायरस इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि ह्यूमन को कुछ टाइम के बाद ही सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो अभी तक इनके केसेस बहुत ज़्यादा देखने के लिए भारत में नहीं मिले, बट केरला में ऐसा एक केस मिला था। अब ये क्या हो रहा है, केरला के अंदर धीरे धीरे जो केसेस हैं निम्फा वायरस के, ये बढ़ने स्टार्ट हो गए। तो ये बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि इसको लेकर कोई वैक्सीन अभी तक जो है वो अप्रूव्ड ही नहीं हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय आज की डेट में बन चुका है। इसके बाद यहाँ पर ये इस्लाम और अफगानिस्तान को लेकर है, कोई खास नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी टाइम से इसको जो है वो पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या है, पैनल आर्क्स फॉर मोर सपोर्टिव फॉर एक्सपोर्टर। देखो मैंने भी आपको ऊपर बताया था ना, और आपको याद होगा कि हम इंडियन क्या चाहते हैं, इंडियन का कोई भी कंट्री जो यही चाहती है उसका एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट कम से कम हो। तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंसेंटिव्स वगैरह देने पड़ते नहीं देने पड़ते। तो हम ये कह रहे हैं कि हम एक्सपोर्टर को खूब सारे इंसेंटिव, चाहे वो मॉनेटरी वे में हो चाहे वो नॉन मॉनेटरी वे हो, हम पूरी तरह से उन्हें सपोर्ट करना चाहते हैं, जिससे एक्सपोर्ट को एक बढ़ावा मिल सके। तो यही यहाँ पर ये बात बोली है कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी स्कीम्स जो है वो यहाँ पर चलाई जा रही हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर और कोई न्यूज़ नहीं, क्योंकि इसके बाद ये आपकी स्पोर्ट्स न्यूज़ होगी, जो कि हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से उतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो आज की द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल में इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।